हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। 1920-22 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन लगभग साथ साथ चलने वाली जन आंदोलनें थीं। उस वक्त की हिंदू मुस्लिम एकता इतनी गहरी दिख रही थी कि दोनों आंदोलनों में फर्क भी महसूस नहीं किया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में भारतीय नेताओं को भरोसा था कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में बहुत सारे सुधार करेंगे, लेकिन सुधारों के नाम पर सिर्फ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ही लाया गया, जो कि प्रति 10वें वर्ष में होने वाली एक संवैधानिक प्रगति का दिखावा करने की औपचारिकता मात्र थी। इससे जनता को कोई राहत महसूस होने वाली नहीं थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी द्वैत शासन की। मतलब कि शासन में दो तरह के विषय होने थे, एक केंद्रीय विषय, दूसरा राज्य के विषय। लेकिन इन सब सुधारों से जनता में राहत वाली बात नहीं थी। उधर जनता में व्यापक असंतोष था। युद्ध के बाद बढ़ी हुई महंगाई लोगों को तबाह किए हुए थी। 1918 में स्पेनिश फ्लू की वजह से लाखों लोग काल कवलित हो गए थे। प्लेग अपना पंजा फैलाए हुए था। अकाल लोगों को काल के गाल में भेजने के लिए मुंह फैलाए हुए था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में जो मौत का तांडव हुआ था, उससे देश हिल गया था। जनता आक्रोश से भर गई थी। हत्याकांड की जांच के नाम पर हंटर कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्टें सिर्फ लिपापोती मात्र ही थी, क्योंकि ब्रिटिश संसद में, खास करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जनरल डायर को निर्दोष करार दिया गया था और उसके कारनामों को उचित ठहराया गया था। एक अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने तो जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड की राशि ही इकट्ठा कर ली थी। इन सब बातों से जनता के मन में संवैधानिक सुधारों और विरोध के संवैधानिक तरीकों से विश्वास लगभग उठ सा गया था। उधर मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के मामले में नरमी बरतने की बात की थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हुआ वह उल्टा ही। तुर्की को बांट दिया गया। भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे, इसलिए तुर्की के बंटवारे के प्रश्न से मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भरा हुआ था। इसलिए सितंबर 1919 में ही अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था तथा नवंबर 1919 में दिल्ली में उसकी एक सम्मेलन हुई थी, यानी खिलाफत कमेटी की सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। उस कमेटी में मौलाना अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल बारी आदि जैसे लोग काफी महत्वपूर्ण थे। जब तुर्की का बंटवारा हो गया तो गांधी जी 1920 में खिलाफत कमेटी को यह सलाह दी कि अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जाए, जिसे खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में 9 जून 1920 को स्वीकार कर लिया और गांधी जी को इस आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार भी सौंप दिया। इधर गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस भी असहयोग आंदोलन चलाए जाने के लिए तैयार हो रही थी। गांधी जी 22 जून 1920 को भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक नोटिस दिए कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार हर आदमी को है। उधर अंग्रेजी सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। फलतः 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1 अगस्त 1920 को ही तिलक का भी निधन हो गया था। फलतः शोक सभाएं और आंदोलन प्रदर्शन साथ साथ हुए। इन आंदोलनों की रूपरेखा तय करने और प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया, लेकिन उस वक्त C.R. दास विधान परिषदों के चुनाव को लेकर के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। लेकिन परिषद के चुनाव के बाद इस तरह का विवाद मिट गया और दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस की वार्षिक सम्मेलन हुई, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव C.R. दास ने रखा था और उसे मंजूरी मिली थी। फलतः जनवरी 1921 से आंदोलनों में काफी तीव्रता आ गई थी। गांधी जी ने एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया था, जो हर मामलों को देखने के लिए जिम्मेवार थी। आंदोलन के लिए 2 तरह के कार्यक्रम तय किए गए, रचनात्मक तथा नकारात्मक। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस के सम्मेलन में यह तय हुआ था कि अगले 3 महीनों तक सारा ध्यान कोष इकट्ठा करने, सदस्य बनाने और चरखा बांटने पर दिया जाए। वहीं पर नकारात्मक कार्यों के अंतर्गत बहिष्कार का कार्य मुख्य रहा। कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो प्रमुखता से देखने को मिली। लाखों छात्र विद्यालय छोड़ दिए।
लेकिन वकीलों का विरोध उतना व्यापक नहीं दिखा। फिर भी कुछ प्रसिद्ध वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया था। इस तरह से आंदोलन में रचनात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कार्यक्रम तय किए गए थे और आंदोलन जोर पकड़ लिया था। छात्रों की एक सभा में खादी के महंगा होने की शिकायत पर गांधी जी ने सुझाव दिया था कि आप लोग कपड़े कम पहने, कम कपड़ों से ही काम चलाइए, और गांधी जी खुद उस दिन से इस बात पर अमल किए। भर जीवन अधनंगे फकीर की तरह ही जीवन व्यतीत किए। उधर भारत भर में आंदोलन जोर पकड़े हुए था। तभी नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हो गया। उसकी यात्रा के दौरान में मुंबई में दंगे तक भड़क गए। लोग पारसी, ईसाई और एंग्लो इंडियन को अंग्रेजों का समर्थक मानते थे, इसलिए वे दंगों के ज्यादा शिकार हुए। इससे गांधी जी काफी क्षुब्ध हो गए थे और 3 दिन तक अनशन पर बैठे थे, जिससे हिंसा की आग ठंडी पड़ी थी। लेकिन तब तक 58 लोग पुलिस की गोलियों और दंगा के शिकार हो चुके थे। अभी भी ब्रिटिश सरकार मानने को तैयार नहीं थी। फलतः दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस की सम्मेलन हुई और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए पूरी जिम्मेवारी दे दी गई। गांधी जी एक सर्वदलीय बैठक बुलाए और साथ ही वायसराय से अपील भी किए कि यदि सरकार नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी तथा राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी तो वह देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए C.R. दास चुने गए थे, लेकिन उस वक्त वह जेल में थे। सबसे पहले C.R. दास को ही गिरफ्तार किया गया था, फिर उनकी पत्नी वासंती देवी को। 2 महीने में ही लगभग 30,000 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। उधर बड़े पैमाने पर खिलाफत कमेटी के सदस्यों और समर्थकों की भी गिरफ्तारियां हुई थी। C.R. दास को गिरफ्तार करके अलीपुर, कलकत्ता के जेल में रखा गया था। उनके नहीं रहने की वजह से ही अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए हकीम अजमल खान को चुना गया था और उनकी अध्यक्षता में ही कांग्रेस की सम्मेलन हुई थी। उस वक्त भारत का वायसराय लॉर्ड रेडिंग था। इधर जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत कमेटी की एक सम्मेलन हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 1921 को जिन्ना ने मुसलमानों को कहा कि आप लोग सेना में नहीं जाएं, और जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों का सेना में भर्ती होना इस्लाम के विरुद्ध है। इससे तो ब्रिटिश सरकार काफी मुसीबत में पड़ गई और खिलाफत कमेटी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदाबाद की सम्मेलन में ही तय हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई जाएगी और वह गुजरात के बारदोली तालुके से शुरू की जाएगी। आंदोलन का स्वरूप लगभग देशव्यापी हो चला था। कई जगहों पर कानूनों की अवज्ञा भी हुई थी। मिदनापुर बंगाल में तथा आंध्र प्रदेश के चिराला पिराला में तो कर न अदायगी का आंदोलन ही चलाया गया। अवध में तो किसान आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। इधर बिहार के भी कई हिस्सों में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन हुए। चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया आदि जैसी जगहों पर तो बड़े बड़े उबाल देखने को मिले थे। असम में चाय बगान के मजदूरों ने हड़तालें की। आंध्र प्रदेश में वन कानूनों की धज्जियां उड़ाई गईं। राजस्थान में किसान और आदिवासियों का आंदोलन छिड़ा। वहीं पर पंजाब में गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों के खिलाफ में आंदोलन छिड़ गया था। लेकिन केरला के मालाबार में मोपला विद्रोह का चरित्र काफी सांप्रदायिक था। सांप्रदायिकता के बावजूद भी इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी, लेकिन आगे की आंदोलनों के लिए उस सांप्रदायिकता ने काफी नुकसान पहुंचाया। भी अहमदाबाद के कांग्रेस सम्मेलन में यह तय हुआ था कि बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन इसी बीच 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास चौरी चौरा में एक जुलूस के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और भीड़ उग्र हो गई। लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस गोली चलाई। भीड़ भागने के बजाय पुलिस को ही खदेड़ना शुरू कर दी तथा पुलिस को थाने में घुसने को मजबूर कर दिया गया तथा थाने में आग लगा दी गई। 22 पुलिसकर्मी इस घटना में जल करके मर गए। गांधी जी को यह खबर जैसे ही मिली, वह आंदोलन वापसी की घोषणा कर दिए तथा कांग्रेस कार्यकारिणी से इस फैसले को स्वीकृति के लिए अपील कर दिए। 12 फरवरी को बारदोली में एक बैठक हुई और उसमें इस फैसले को मंजूर कर लिया गया। इस तरह से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, C.R. दास, सुभाष चंद्र बोस आदि जैसे नेता इस फैसले से काफी खिन्न हो गए थे। उधर गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ी और 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 साल की कैद की सजा सुना दी गई। चौरी चौरा कांड में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। सेशन कोर्ट में 225 अभियुक्तों में से 172 को मृत्युदंड दिया गया। हालांकि उनमें से 19 को ही फांसी दी गई और बाकी को देश निकाला दे दिया गया। इस पर अभी भी इतिहास में बहुत बातें नहीं हुई हैं। इस तरह से गांधी जी के नेतृत्व में चला एक देशव्यापी जन आंदोलन का अंत हो गया था।